बहुत स्वागत है आपका। आइए अब आपको दिखाता हूं सवाल पब्लिक का और पहली एक्सक्लूसिव स्टोरी की तरफ ले चलता हूं आपको। शाहजहां शेख पकड़ा गया, लेकिन एक नया खेला बंगाल खाली में शुरू हो गया। शाहजहां शेख को लेकर यह कहा जा रहा है कि वो दीदी से बंगाल छीन लेगा। सचमुच शेख इतना ताकतवर है? शाहजहां शेख को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ है। आज उसका पूरा चिट्ठा भी आपके सामने खुलेगा। और संयोग कहिए या प्रयोग कि जब शेख को लेकर दीदी बैकफुट पर है, मोदी फ्रंट फुट पर आ गए। कल प्रधानमंत्री मोदी बंगाल पहुंच रहे हैं। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बीजेपी ने बंगाल में वो कर दिया जो कभी ममता दीदी ने कम्युनिस्ट के लिए किया था। बंगाल में कहा जाता है कि जो बैकफुट पर गया वो समझो गया। सवाल यह है कि क्या बंगाल में बीजेपी 2024 में 30 से ज्यादा सीटें सचमुच जीतने वाली है? क्योंकि तैयारी बहुत भारी है। आगे से मोदी, उनके पीछे योगी, हिमंता, सब बंगाल आएंगे। एक मार्च 2024, 2 मार्च 2024, ये वो तारीख हैं जो जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की धड़कनें तेज होती जा रही हैं, क्योंकि पीएम मोदी बंगाल दौरे पर आने वाले हैं। संदेश खाली का मुद्दा और ऊपर से पीएम मोदी का दौरा, दीदी को दो तरफा झटका देने के लिए बीजेपी ने पूरी रणनीति और पॉलिटिकल पिच तैयार कर ली है। पीएम मोदी कल यानी 1 मार्च को आरामबाग में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। साथ ही जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। इसके बाद 2 मार्च को कृष्णानगर में अलग अलग विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा तब हो रहा है जब संदेश खाली का मुद्दा सामने आने के बाद ममता सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है। सूत्रों की अगर माने तो कहा जा रहा है कि उत्तर 24 परगना का मुख्यालय बारासात में प्रधानमंत्री जो रैली करेंगे वहां संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात कर सकते हैं। बहुत दिनों बाद कोई प्रधानमंत्री बंगाल में मतलब एक रात रह रहे हैं, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है मुझे लगता है। और बंगाल अगला लक्ष्य है बीजेपी का। ये जो हम बार बार हमारे नेताओं के मुंह से हम सुनते आए हैं, ये दर्शाता है हमारे नेताओं बंगाल के कार्यकर्ता को लेकर, बंगाल की स्थिति को लेकर कितना चिंतित है, ये भी दर्शाता है। मोदी का यही स्टेप बंगाल की ममता सरकार की धड़कनें बढ़ाने वाला है, शायद बीजेपी की इसी स्ट्रेटजी को फेल करने के लिए। संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के आबरू लूटने का मुख्य आरोपी शेख शाहजहां 5 जनवरी से फरार था। कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार के बाद बंगाल पुलिस ने एक्शन तेज किया। आरोपी शाहजहां को नॉर्थ 24 परगना के मीना खान इलाके से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसे बशीरहाट कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी को 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। शाहजहां गिरफ्तार तो हो गया है, लेकिन बीजेपी इस मामले को ऐसे ही छोड़ने को तैयार नहीं। लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को भुनाते हुए आगे बढ़ने की रणनीति तैयार कर रही है। लगातार ममता सरकार को घेरने में जुटी है। शाहजहां शेख महफूज ठिकाने पर ममता सरकार की दामने रहमत में कहीं पर महफूज था और अब उसे दोबारा हिफाजत देने के लिए, ताकि वह ईडी और सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार न किया जा सके, वो पश्चिम बंगाल पुलिस की मेहमान नवाजी में चला गया है। अरे भाई अरेस्ट नहीं है, आप लोग भ्रम पैदा कर रहा है। ये उनका कस्टोड संरक्षण में था। अंडरस्टैंडिंग अरेस्ट एश्योर्ड बाय दी ममता सरकार कि आपको कुछ होने वाला नहीं है, आपको 5 स्टार फैसिलिटी मिलेगा, मोबाइल फोन यूज करने का परमिशन है। जितना टाइम तक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का पास ये छोटा दाऊद नहीं जा रहा है, तो इतना टाइम तक जस्टिस मिलने वाला नहीं। पश्चिम बंगाल में शेख शाहजहां की तूती किस तरह बोलती है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वहां के लोग ममता बनर्जी के बाद शाहजहां को ही बंगाल का मुख्यमंत्री बताते हैं। शेख का खौफ ऐसा है कि कोई भी शख्स कैमरे पर बोलने से साफ इनकार कर देता है। ऐसे हालात में सच जानने के लिए हमने स्टिंग का सहारा लिया। टाइम्स नाउ और भारत के अंडरकवर रिपोर्टर ने कैमरे में सच रिकॉर्ड करने की कोशिश की। हमारे हाथ एक ऐसा ही शख्स लगा जो शेख शाहजहां के बारे में बोलता दिखा।
पार्टी में ऊपर हाँ तो ये शाहजहां होंगे ना सारे जो गुंडे करता है बहुत बड़ा ममता, लेकिन इनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रही है। हाँ प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं कहीं ना कहीं, पूरी का प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए, इससे पार्टी की छवि भी खराब हो रही है, जनता की भी वो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ये शाहजहां गिरफ्तार हो गए तो पार्टी खत्म हो जाएगी, ऐसा है? इतना मतलब अच्छा पकड़े पार्टी पे उसका। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं है। हाँ। ममता बनर्जी मुख्य नहीं है तो कौन है? कौन मुख्यमंत्री है? ममता नहीं है, शाहजहां शेख मुख्यमंत्री है, इतना पकड़े उसका, बाप रे, इंटरनेशनल। संदेश खाली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता शाहजहां शेख और उसके समर्थकों पर जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने इसी मुद्दे को बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ ब्रह्मास्त्र के रूप में अपनाने की तैयारी कर ली है। तो अब सवाल है कि क्या शाहजहां के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने बंगाल में 30 सीटें पक्की कर ली हैं? पिछले 2 चुनाव से बीजेपी का ग्राफ बंगाल में बढ़ता जा रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 2 सीटें और 17% वोट मिले, वहीं टीएमसी को 34 सीटें और 39.4% वोट मिले। 2019 के चुनाव में बीजेपी की सीटें बढ़कर 18 हुई, जबकि वोट शेयर भी 40.6% हो गया। वहीं टीएमसी का आंकड़ा घटकर 22 पर आ गया था। हालांकि बीजेपी के 18 सांसदों में से एक सांसद अर्जुन सिंह बीजेपी का दामन छोड़ टीएमसी में शामिल हो गए थे। बैरकपुर सीट से सांसद के टीएमसी में जाने के बाद बीजेपी के पास 17 सांसद बचे। जो रूलिंग पार्टी है उसको उसका नुकसान होगा ही होगा, बट संदेश खाली विथ और विदाउट संदेश खाली बीजेपी हैज बीन ऑन अपसर्ज इन बंगाल। मेक नो मिस्टेक, लॉट ऑफ पीपल सिटिंग इन दिल्ली दे थिंक कि बंगाल में तो बीजेपी खत्म हो गई। बीजेपी आज भी वहां बहुत मजबूत पॉलिटिकल फोर्स है, एंड विथ द इंक्रीजिंग एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट टीएमसी, क्योंकि उनके 12-13 साल हो गए सरकार में, TMC will find it increasingly difficult to defend their territory. So to that extent, I do not see BJP going down below what they got in 2019. तो विधानसभा के मुकाबले बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लोकसभा में पश्चिम बंगाल में कर सकती है, and that will come as a surprise to many people in Delhi who are thinking कि बीजेपी बंगाल में खत्म हो गई है या बहुत कमजोर हो गई है। खेला हो बे, बंगाल की सियासत में ये 2 शब्द खूब कहे जाते हैं। माना जा रहा है कि संदेश खाली वो मुद्दा है जिसके जरिए भी बंगाल में खेला होगा और मोदी की तीसरे टर्म की वापसी को धार मिलेगी। पीएम मोदी ने एनडीए के लिए 400 पार और बीजेपी के लिए 370 सीटों का टारगेट सेट किया है। उसे हासिल करने में कामयाबी मिलेगी। बीजेपी का मकसद यूपी के 80-20 की तरह बंगाल में 70-30 कराने का है। तो क्या शाहजहां शेख बंगाल के लोकसभा चुनाव में 70-30 का खेला कराएगा? सियासी गलियारों में सुगबुगाहट है कि संदेश खाली के मुद्दे और शेख शाहजहां की वजह से ममता सरकार को जबरदस्त झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी ने संदेश खाली और शेख शाहजहां इन दोनों नामों को बंगाल तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। सेंट्रल एजेंसी ईडी पर हमला करने वाले शेख के समर्थक, हमले के बाद शेख 55 दिन तक फरार, संदेश खाली की महिलाओं का दर्द, जगह जगह बीजेपी का प्रदर्शन, ममता सरकार के खिलाफ अभियान, बंगाल पुलिस पर लगे गंभीर आरोप, पुलिस प्रशासन को एचसी की फटकार और राज्यपाल का अल्टीमेटम, ये तमाम वो बातें हैं जिन्होंने ममता सरकार को चौतरफा घेर रखा है। इन्हीं की बदौलत बीजेपी को चुनाव अपने पाले में आता दिख रहा है। State police has no other option left rather than to arrest Sheikh Shahjahan, as court already given the verdict that CBI and ED can arrest Sheikh Shahjahan for the interest of the public. So to keep the Sheikh Shahjahan in their safe custody, the state police already arrested him, and we hope that the truth of Sandesh Khali will come out. शेख शाहजहां पुलिस की गिरफ्त में भले ही आ चुका है, लेकिन शेख की 55 दिन की फरारी आने वाले चुनाव में ममता सरकार पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि ये गिरफ्तारी हाईकोर्ट की फटकार और राज्यपाल के अल्टीमेटम के बाद हुई। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के बाद भी शेख शाहजहां के जो तेवर, जो ठसक तस्वीरों में दिख रही है, वो पश्चिम बंगाल के सियासी उबाल को और बढ़ा रही है। लेकिन ऐसा निर्मोही महिला मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा। उतना बड़ा
अत्याचारी, बलात्कारी, महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने वाला, उसको ममता बनर्जी बचा के रखे, इसलिए कि वो मुसलमान था, मुसलमानों का वोट इनको चाहिए। ये देश का दुर्भाग्य है, महिला के नाम पर कलंक। कि राज्य द्वारा संरक्षण इसको मिल रहा था। कुणाल घोष ने तो बोल ही दिया कि अब क्योंकि हाईकोर्ट ने फटकार लगा दी, हम उसको प्रोड्यूस कर लेंगे। इसका मतलब कि वो हमेशा तृणमूल के साथ ही था। आज सवाल ये भी बनता है कि असेंबली से लेकर हर जगह पर ममता दीदी और अभिषेक बैनर्जी ने शाहजहां को क्लीन चिट डिफेंड किया, और दूसरी ओर जो हिंदू महिलाएं जिनके साथ बर्बरता हुई, उनके लिए आवाज उठाने वालों को गिरफ्तार किया। संदेशखाली मामले को लेकर लोगों में आक्रोश है, लेकिन जो लोग पहले शेख शाहजहां के खिलाफ कुछ भी बोलने से कतराते थे, आज उसकी गिरफ्तारी पर खुशियां मना रहे हैं, आतिशबाजी छोड़ रहे हैं, लड्डू मिठाई बांट रहे हैं। और यही तस्वीर ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा रही है, बीजेपी को खुश होने का मौका दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दूं मैं, ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बीजेपी हेडक्वार्टर से। अब से कुछ ही देर में बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की एक अहम बैठक शुरू हो रही है, और इस बैठक में लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लगना शुरू होगी। पहली लिस्ट जारी होने वाली है। पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा किसका किसका नाम होगा, यह जाहिर है सबकी दिलचस्पी है जानना। लेकिन खबर इससे आगे की है। खबर यह है कि मोदी शाह ने बीजेपी में टिकट पाने की शर्त बदल दी। नई शर्त क्या है, किसका किसका टिकट कटने वाला है? क्या सचमुच 2024 में बीजेपी की लिस्ट में 50% नए लोग होंगे? अगर होंगे तो महिलाएं कितनी होंगी? इन सारे सवालों का जवाब एक साथ सीधे बीजेपी हेडक्वार्टर से आई इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। नरेंद्र मोदी की उंगलियों ने यूं सुर सरिता को बांध लिया था। स्वरों के प्रवाह में मोदी के भाव सिमट आए थे। प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति का यही अनुशासन, वर्तमान के हर पल को जी लेने की यही कला नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को निखारती है। – 2024 के चुनाव में जब बीजेपी के लिए मधुर संगीत की तरह पार्टी की जीत की भविष्यवाणी कई ओपिनियन पोल में की गई, तब नरेंद्र मोदी की उंगलियां कैसे इस उत्साह को बीजेपी के पक्ष में बांधेंगी, ये सबसे मौजूद सवाल हो गया। तमिलनाडु से मेरा रिश्ता राजनीति का नहीं है, ये रिश्ता दिल का है और दशकों पुराना है। मुझे तमिलनाडु की मिट्टी ने हमेशा असीम प्रेम दिया। मोदी जब काम करता है तो सबके लिए करता है। इंडी गठबंधन के लोग केंद्र में तो अपनी हार मान चुके हैं, लेकिन इनकी कोशिश है कि कैसे तमिलनाडु जैसे राज्यों में लूटने का लाइसेंस बना रहे। लेकिन 2024 में जनता ने मन बना लिया है कि इनकी लूट की हर दुकान पर ताला डालना है। मोदी की अप्रूवल रेटिंग दुनिया के किसी और नेता के मुकाबले पब्लिक के बीच सबसे ज्यादा है। इसलिए सवाल ये नहीं कि मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट कितने मिलेंगे, बल्कि सवाल ये कि बीजेपी के टिकट पर लड़ने वाले चेहरे अपने दम पर कितने वोट ला सकेंगे। क्योंकि चुनाव में जीत के फैक्टर में कैंडिडेट कौन है, ये महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मोदी जितना देश भर में घूम घूम कर पार्टी और सरकार के कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी के अभियानों को आगे बढ़ा रहे हैं, पार्टी ने हर एक राज्य में अपने एक एक उम्मीदवार की दावेदारी को मानो लेंस लेकर वेरीफाई करना शुरू कर दिया।
लोकसभा चुनाव की घोषणा मार्च में किसी भी दिन हो जाएगी, लिहाजा एक एक सीट पर उम्मीदवारों का चयन करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के पास में समय बहुत कम बचा है। भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के चयन करने के लिए मैराथन एक्सरसाइज करेगी, क्योंकि देश भर में सबसे ज्यादा जगहों पर और सबसे बड़ा दायरा उम्मीदवारों को खड़ा करने का बीजेपी के पास होगा। बीजेपी 10 साल से देश की सत्ता में, कार्यकर्ताओं की संख्या के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। दक्षिण भारत को छोड़कर देश के हर एक कोने के अधिकतर राज्यों में बीजेपी या एनडीए की सरकार है। ऐसे में बीजेपी में टिकट की दावेदारी का फैसला करना टेढ़ी खीर। खासकर उत्तर भारत में टिकटों को लेकर ऐसी कई सीटें जहां कई हैवीवेट दावेदारी हो रही हैं। और यहीं पर काम आएगा नरेंद्र मोदी की उंगलियों का वो रिदम जो पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को बीजेपी के मिशन 370 के साथ जोड़ सके, उन्हें अनुशासित कर सके, उन्हें हौसला दे सके। आज चारों तरफ एक ही बात सुनाई देती है, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। पहली बार ऐसा हुआ है जब जनता ने खुद अपनी प्रिय सरकार की वापसी के लिए ऐसा नारा बुलंद कर दिया है। ये नारा बीजेपी ने नहीं, बल्कि देश की जनता जनार्दन का दिया हुआ है। उत्तर भारत के दो बड़े राज्यों मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी ने हाल ही में जीत दर्ज की। दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने कई केंद्रीय चेहरे मैदान में उतार दिए। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री पद पर नए चेहरों की ताजपोशी हुई। ऐसे में इन दोनों ही राज्यों में लोकसभा टिकट के बंटवारे का काम बहुत दिलचस्प हो गया। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो सवाल ये कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे? विदिशा से उनकी दावेदारी का कयास है। बीजेपी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बीडी शर्मा का नाम खजुराहो से चर्चा में है, तो उधर 3-4 मौजूदा सांसदों के टिकट कटने की संभावना से इनकार नहीं। जिन सांसदों के टिकट को कटना तय माना जा रहा है, उसमें भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में। टिकटों को लेकर नामों का ऐलान जल्दी ही हो सकता है। बीजेपी ने नाम लगभग फाइनल कर लिए हैं। तकरीबन 50% से ज्यादा वर्तमान सांसदों के टिकट कट सकते हैं। इनमें वो सांसद भी शामिल है जो विधानसभा चुनाव लड़े थे। इनमें से 2 सांसद चुनाव हार भी गए थे, लेकिन फग्गन सिंह कुलस्ते एक बार फिर से चुनाव लड़ भी सकते हैं, ऐसी सूचना है। वर्तमान सांसदों में ज्यादातर सांसद चूंकि 2 बार से ज्यादा के सांसद रह चुके हैं, तो उस क्राइटेरिया में वो फिट नहीं हो रहे। नई क्राइटेरिया के मुताबिक 2 बार से ज्यादा के सांसद जो हैं वो अपना टिकट गंवा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर औसत आयु की बात करें तो इसे लगभग 50 साल माना जा रहा है। तो ऐसे में वर्तमान कई सांसदों के टिकट कट सकते हैं। साथ ही साथ नए और युवा चेहरों को मौका भी दिया जा सकता है। यहाँ जानना दिलचस्प कि 2019 में बीजेपी ने 29 में से 28 सीटें जीती, जिनमें सिर्फ छिंदवाड़ा पर कांग्रेस के नकुलनाथ जीते। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदर्शन सुधारने का मतलब यही कि छिंदवाड़ा की ये सीट भी जीती जाए, जो 1980 से कमलनाथ का गढ़ बना हुआ है। बीते कुछ दिनों में पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लगभग 2000 नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। इनमें अकेले छिंदवाड़ा से 1500 कार्यकर्ता हैं। खुद नकुलनाथ और उनके पिता कमलनाथ भी बीजेपी में शामिल होने के कयास थे, लेकिन इन पर विराम लग गया। 1-1.5 महीने में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और भाजपा के लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं, मैं भाजपा में जा रहा हूं। मैं आज इस सभा में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ना ही कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं। कमलनाथ तो बीजेपी में नहीं आए, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के मौजूदा नेतृत्व के अलावा शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेताओं के कैंप हैं। और टिकट के बंटवारे में ऐसे सभी नेताओं की कितनी चलेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल। मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी टिकटों के बंटवारे में बीजेपी के सामने लंबी चौड़ी दावेदारी है। अब की बार बीजेपी सभी 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी।
मौजूदा सांसदों में 50% चेहरे बदल सकते हैं। 6 सांसद जिन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाया गया, उनकी जगह नए उम्मीदवार होंगे। इनमें से एक सीट राजसमंद, जहां की सांसद रही दिया कुमारी अब डिप्टी सीएम बन चुकी है। राजसमंद से पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौर दावेदारी पेश कर रहे हैं। जयपुर ग्रामीण के सांसद रहे राज्यवर्धन राठौर अब राज्य सरकार में मंत्री हैं। उनकी जगह लालचंद कटारिया का नाम लिया जा रहा है। हालांकि बीजेपी में अभी वो आए नहीं। अलवर के सांसद रहे बाबा बालकनाथ विधायक बन चुके हैं, तो उनकी जगह नया चेहरा होगा। राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष सतीश पुनिया लोकसभा का टिकट पा सकते हैं। अब की बार राजस्थान में बीजेपी ने 2 सीटों को 2 कैटेगरी में बांटा। इनमें से 18 सीटें ऐसी जिनमें टिकट का फैसला करने में ज्यादा मुश्किल नहीं आने वाली। जिन 7 सीटों पर बीजेपी को माथापच्ची करनी पड़ सकती है, वो सीटें हैं करौली धौलपुर, दौसा, भरतपुर, टोंक सवाई माधोपुर, बाड़मेर, अलवर, नागौर। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रथम चरण की अपनी तैयारी को पूरा कर लिया है। सूत्र बताते हैं कि राजस्थान की 25 सीटों पर बीजेपी की निगाह टिकी है। यहां करीब 15 चेहरों पर बीजेपी वो दांव खेलेगी जिसमें नए चेहरे शामिल होंगे, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि बीजेपी ने लोकसभा सीटों को लेकर 2 कैटेगरी बनाई है, जिसमें से एक कैटेगरी ए है तो वहीं दूसरी कैटेगरी बी है। ए कैटेगरी में वो लोग शामिल हैं जिनकी जीत को लेकर बीजेपी को कोई संदेह नहीं है, तो वहीं बी कैटेगरी में ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जो नए चेहरे भी होंगे और जिनकी जीत पर संदेह पार्टी को है। ऐसे में खासतौर पर वो चेहरे जो सांसद से विधानसभा का चुनाव लड़े, उनमें से कुछ जीत भी गए और कुछ नहीं भी जीते, तो यहाँ पर नए चेहरे उतारना पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आएगा, जिसको लेकर लगातार चुनौती स्वीकार करते हुए पार्टी अपनी रणनीति बना रही है। तो वहीं बहुत जल्द पहली लिस्ट भी इसकी जारी हो सकती है। बात दिल्ली की करें तो यहां की 7 सीटों को लेकर बीजेपी में बहुत दावेदारी है। दिल्ली की 7 सीटों के लिए 28 लोगों के नाम हैं। टिकट के दावेदारों में पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज और दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा शामिल हैं। बीजेपी के 3 मौजूदा सांसदों का पत्ता कट सकता है। टिकटों के बंटवारे में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जिसको पार्टी ध्यान में रखती है वो होता है विनेबिलिटी फैक्टर, यानी पार्टी के उम्मीदवार के जीतने की संभावनाएं कितनी हैं, और पार्टी इसे तय करने के लिए इंटरनल सर्वे कराती है और उसी के आधार पर यह तय होता है कि इस उम्मीदवार के जीतने की संभावनाएं कितनी ज्यादा हैं। दूसरा सबसे अहम फैक्टर होता है कास्ट फैक्टर, यानी पार्टी चुनाव के समय में समुदाय और समाज के हर वर्ग को साधने का प्रयास करती है। सबसे आखिर में ये देखा जाता है कि पार्टी के इस उम्मीदवार ने अपने इलाके में डेवलपमेंट के कितने काम किए हैं। इन सभी फैक्टर्स को मिलाकर पार्टी अपने कैंडिडेट को फाइनल चुनती है। दिल्ली में खुद पार्टी में बहुत दावेदार हैं, तो महाराष्ट्र में बीजेपी को अपने दोनों सहयोगियों के साथ सीटों का फॉर्मूला सेट करना पड़ा। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के तहत बीजेपी को 26, शिवसेना शिंदे गुट को 18, एनसीपी अजित पवार गुट को 4 सीट के फॉर्मूले पर मुहर लग सकती है। लेकिन बीजेपी के चुनाव मैनेजमेंट की असली परीक्षा यूपी में होनी है, जहां 80 में से मौजूदा 62 सांसदों में कईयों का टिकट कट सकता है। प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कट सकता है। टिकट कटने वाली लिस्ट में कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी, अकबरपुर के सांसद देवेंद्र सिंह भोले, मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर और डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल का नाम है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी से अजय मिश्र टेनी और अयोध्या से लल्लू सिंह का टिकट भी कट सकता है। यूपी की लिस्ट में कई सरप्राइज फैक्टर हो सकते हैं, मसलन वरुण गांधी और मेनका गांधी को बदले जाने की संभावनाएं। बीजेपी ने 2019 में अमेठी जीत ली और अब की बार सोनिया गांधी के मैदान से हटने की वजह से रायबरेली में भी बीजेपी की रणनीति पर सबकी नजरें। यूपी में मोदी फैक्टर के अलावा योगी फैक्टर लागू होता है। अगर बीजेपी को 370 सीटें अपने दम पर लानी है तो यूपी में 2014 और 2019 की तरह कमाल करना होगा। यूपी का युवा भी फिर इन 2 युवाओं की जोड़ी को जोरदार जवाब देने को तैयार है। जो यूपी के नौजवानों के सामने जिन्होंने पहचान का संकट खड़ा किया था, अब उन लोगों के सामने राजनीतिक संकट यूपी का नौजवान खड़ा करने वाला है। नरेंद्र मोदी युग में बीजेपी के अपने नेताओं को बदलने में जरा देर नहीं लगाई। बीजेपी के लिए जीत का फैक्टर ही जीत का दावेदार तय करता है। इसलिए जब बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी तो किस किस का पत्ता कटेगा, किसको टिकट मिलेगा, इस सरप्राइज फैक्टर से कोई इनकार नहीं कर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।
योगी आदित्यनाथ के फेवरेट कौन है? राहुल गांधी। हम भी सुने तो चौंक गए भाई, लेकिन राहुल गांधी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने जो बातें कही उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बीजेपी में राहुल मीटर लगा हुआ है, इधर राहुल बोलते हैं, उधर बीजेपी वाले जाकर देखते हैं उनका वोट कितना बढ़ गया। इसीलिए मोदी से लेकर शाह तक राहुल पर सीक्रेट स्ट्रैटेजी बनाकर बैठे हैं। अब इस लीग में योगी की एंट्री हुई है, जिनके 80 की 80, 80 की 80 के इस फॉर्मूले के केंद्र में अब राहुल आ गए हैं। राहुल पर योगी की नई रिसर्च पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। तो सबसे पहले उसको इधर दिखाओ, उधर दिखाओ, ऊपर दिखाओ, नीचे दिखाओ। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, ये अब इनकी जेब काटेगा। ठीक है, भैया यादव जी आप उधर देखो, भैया आप इसके जेब में हाथ डालो। ये देखो, ये जेब काट रहा है। राहुल जी जितना बोलेंगे वो हमारे लिए उतना अनुकूल होता है। जहां में वो पाव रखेगा वही स्थान, वही इलाका बीजेपी के लिए एकदम बढ़िया हो जाते हैं। वो बीजेपी का सबसे बड़ा स्टार कैंपेनर है। हम लोगों को ये अच्छा लगता है कुछ तो बोले, और जितना बोलेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। 2024 के चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। बीजेपी का नया नारा अब की बार 400 पार। राम लहर के साथ मोदी लहर की हवा तेज हो रही है, तो वहीं कांग्रेस जमीन तलाश रही है। साथ ही बीजेपी का दावा ये कि राहुल गांधी जितना बोलेंगे बीजेपी को उतना ही फायदा होगा। वो जहां जहां से गुजरेंगे वो इलाका बीजेपी के फेवर में होगा। लेकिन राहुल बीजेपी के स्टार कैंपेनर की तरह दिखेंगे। पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को बीजेपी का स्टार कैंपेनर कहा। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कहा कि अगर राहुल चुप हो जाते हैं तो उनके लिए अफसोस की बात होगी, क्योंकि राहुल जितना बोलेंगे उतना ही चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा। राहुल गांधी बस अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे और ऐसा लगा कि उन्होंने लोगों की तरफ ये कहा कि जय श्री राम करते रहते हो, तुम लोग हार चुके हो। ये राहुल गांधी के वक्तव्यों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिन लोगों ने हमेशा देश के साथ अन्याय किया हो वे आज न्याय यात्रा पे निकले हैं और हम लोगों को लगता है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी विफलता है कि राहुल जी जितना बोलेंगे वो हमारे लिए उतना अनुकूल होता है। हम लोगों को तब अफसोस होता है जब राहुल जी मौन हो जाते हैं या विदेश कहीं चले जाते हैं। इसलिए हम लोगों को ये अच्छा लगता है कुछ तो बोलें, और जितना बोलेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। अब आपको फैक्ट के साथ समझाते हैं कि राहुल गांधी को लेकर ऐसा कहा क्यों जा रहा है। राहुल गांधी निकले थे भारत को जोड़ने के लिए, लेकिन वो देश को क्या ही जोड़ते। उससे पहले उनकी पार्टी और उनका इंडिया अलायंस उनसे जुड़ने को तैयार नहीं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब पश्चिम बंगाल पहुंची, उससे पहले ही बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने लोकसभा में अकेले लड़ने का ऐलान किया। बंगाल के बाद राहुल गांधी का पड़ाव था बिहार, लेकिन जब बिहार पहुंचे तब तक इंडिया अलायंस का आइडिया देने वाले नीतीश कुमार फिर एनडीए के पाले में पहुंच गए। राहुल गांधी की यात्रा ने झारखंड में एंट्री ली तो उस वक्त उनके सहयोगी हेमंत सोरेन महातूफान में थे। उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि किसी तरह वहां सरकार बच गई। पश्चिमी यूपी में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले आरएलडी के जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया।
तो उधर महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व सीएम रहे अशोक चव्हाण ने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो इस तरह राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, उनके साथी छूटते गए और अलायंस बिखरता गया। कहते हैं कि राजनीति कब करवट बदल ले किसी को नहीं मालूम, और ऐसे मौकों का इंतजार भी होता है। तभी तो आसाम के मुख्यमंत्री ने महीने भर पहले राहुल गांधी पर चुटकी ले ली और हेमंत विश्व शर्मा ने राहुल गांधी को बीजेपी का स्टार प्रचारक बता दिया। उनका कोई लीडरशिप का क्वालिटी है ही नहीं। जहां में वो पाव रखेगा वही स्थान, वही इलाका बीजेपी के लिए एकदम बढ़िया हो जाते हैं। वो बीजेपी का सबसे बड़ा स्टार कैंपेनर है। करीब 20 साल से राहुल गांधी सक्रिय राजनीति में 4 बार चुनाव जीतकर सांसद बने, लेकिन ऐसा क्या है कि राहुल हर बार अपने बयानों की वजह से सामने वाली पार्टी को वॉकओवर देते हैं। सवाल नंबर 1, क्या राहुल गांधी जनमानस के असली मुद्दों को पहचान नहीं पाते? क्या राहुल बार बार भारत की आत्मा को पहचानने में चूक जाते हैं? क्या राहुल गांधी भाषा की मर्यादा को पार कर जाते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। आप हार मान गए और 24 घंटा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोनों बयान राहुल गांधी ही दे रहे हैं। पहले में वो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि देश में राम लहर है। दूसरे में कांग्रेस की न्याय यात्रा के दौरान वो अपनी ही बात से पलट गए और लोगों से ये कहते हुए नजर आए कि 24 घंटे जय श्री राम क्यों कर रहे हैं। अब फैक्ट राहुल गांधी ही जाने कि देश में राम लहर है या फिर अब कांग्रेस के कार्यकर्ता की जुबान पर राम नाम बैठ गया है। वैसे राहुल के फैक्चुअल नॉलेज को हम एक फैक्ट्स के जरिए दिखा देते हैं। राम मंदिर उद्घाटन के बाद देश में राम लहर को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत और मेट्रिज ने मिलकर देशव्यापी सर्वे किया। सवाल पूछा कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से बीजेपी को कितना फायदा होगा। बीते 7 फरवरी को हमने ये सर्वे देश के सामने रखा। सर्वे में आए नतीजों के मुताबिक राम मंदिर से बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है, लेकिन जनता का यही मूड राहुल गांधी को हजम नहीं हो रहा। फाइनल चुनावी परीक्षा में बहुत ज्यादा वक्त नहीं, लेकिन कांग्रेस के साथी टूट रहे हैं, छूट रहे हैं। इंडिया अलायंस का चेहरा कौन होगा अभी तक डिसाइड नहीं। अलायंस का चुनावी मुद्दा क्या होगा ये तय नहीं, और इसी को लेकर बीजेपी हमलावर है। हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। लेकिन ये लोग जानते नहीं, ये बनारस हो, यहां सब गुरु हो, यहां इंडी गठबंधन के पैतरा ना चलिए। राम लहर और मोदी की गारंटी के सामने इंडिया अलायंस का कॉन्फिडेंस डगमगाता दिख रहा है। राहुल गांधी की बौखलाहट दिख रही है। अब सुनिए जरा कि न्याय यात्रा के दौरान वो किस कदर भाषा की मर्यादा लांघ गए। तो सबसे पहले उसको इधर दिखाओ, उधर दिखाओ, ऊपर दिखाओ, नीचे दिखाओ। ये जो मैंने अभी यादव जी के साथ किया, ये काम नरेंद्र मोदी जी देश के साथ कर रहे हैं। भैया यादव जी आप उधर देखो, भैया आप इसके जेब में हाथ डालो, जेब में, ये देखो ये जेब काट रहा है, इसका नाम अदानी। भैया तीसरा आया ऊपर। अच्छा भैया इसमें एक डंडा लो, इसको एक डंडा लो, ये डंडा लो, ये भैया झंडा हटाओ और ये डंडा लो इसको भैया। अच्छा इस डंडे को हाथ उठाओ, ये देखो भैया ये अमित शाह डंडा लिए, ये मोदी जी, अडानी जी, अमित शाह जी, ये सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये उसका डंडा है। एक तरफ राहुल गांधी न्याय यात्रा करते हैं, लोगों की फिक्र करते हैं, सत्ता पर बैठे लोगों पर सवाल खड़े करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ न्याय यात्रा से बीच में ही गायब हो जाते हैं। जी हां, फिलहाल राहुल गांधी ने न्याय यात्रा से ब्रेक ले लिया है और वो लंदन चले गए हैं।
ऐसे में राहुल गांधी सबसे बड़े चुनाव को लेकर कितने सीरियस हैं, ये सवाल उठने लगा है। सवाल तो इंडिया अलायंस वाले भी उठा रहे हैं। राहुल की न्याय यात्रा जब मुर्शिदाबाद में श्रमिकों के बीच पहुंची, राहुल ने मजदूरों से बात की, फोटो खिंचवाई, लेकिन ये बात ममता बनर्जी को नागवार गुजरी। ফটোশুট করছে সব। এখন আবার নতুন দেখছি নতুন করে ফটোশুট, যারা কোনোদিন চায়ের দোকানে বসেইনি, চা বানাতে জানেই না, বাচ্চাদের আদর করেইনি, শিশু বলতে কি বোঝেই না, বিড়ি বাঁধতে জানেই না কোনোদিনও, বিড়ির বদলে অন্য কিছু হয়তো খায়, খেতেই পারে। আমাদের গ্রামীণ লোকেরা অনেকে বিড়ি খায়, এটা নিয়ে আমি বলছি না। বাবা বসন্তের কোকিলরা চলে এসে, जिनको राहुल अपना साथी मानते रहे, पहले तो उन्होंने बंगाल में साथ चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, फिर राहुल की राजनीतिक समझ पर सवाल उठा दिया। सवाल हो भी क्यों ना, राहुल तो खुद अपने बयानों में उलझ जाते हैं। सुबह उठते हो, चाय गरम करने के लिए स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो। कहते हैं कि राजनीति में एक बयान से बाजी पलटी जाती है, तो राहुल तो बार बार ऐसे बयान देते हैं जिसकी ताक में बीजेपी बैठी होती है। एक तरफ बीजेपी पूरी प्लानिंग के साथ कैंपेन चलाती है, मोटिव के साथ हर कदम उठाती है, तो राहुल गांधी का ये रवैया भी बीजेपी खेमे को खूब भाता है। और इसलिए बीजेपी के लोग कहते हैं कि राहुल बीजेपी की स्टार कैंपेनर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।